मकबूल फ़िदा हुसैन, जो कि एम.एफ. हुसैन के नाम से जाने जाते हैं और आधुनिक भारतीय चित्रकारों में जिनका सर्वोपरि स्थान है। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में इन स्लाइड्स में जानने की कोशिश करते हैं। एम.एफ. हुसैन क्या नहीं थे? एम.एफ. हुसैन फिल्म निर्देशक थे, राजनीतिज्ञ थे, कलाकार थे, पटकथाएं उन्होंने लिखी हैं, फिल्म निर्माता थे, फोटोग्राफर थे। तो उन्होंने अपने एक ही जीवन में अपनी पसंद की काफ़ी चीज़ें की और उसको एंजॉय भी किया। एम.एफ. हुसैन सर्वाधिक चर्चित, विवादास्पद, सर्वाधिक धनी और व्यस्ततम आधुनिक कलाकारों में से थे। अगर उनके लिए ये कहा जाए कि ही इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिग्नेचर इन द वर्ल्ड, तो दो राय नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। एम.एफ. हुसैन हमेशा से ही खुश मिजाज व्यक्तित्व के धनी रहे हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि वे अचानक से जो हमारे भारतीय चित्रकला का क्षेत्र है उसमें धूमकेतु की तरह एकदम से चमकने वाले सितारे नहीं थे, बल्कि वे निरंतर मेहनत कर, परिश्रम कर धीरे धीरे प्रकाश देने वाले उस चंद्रमा के समान बने जिसका निर्माण कठोर तपस्या के बाद होता है। और हुसैन ने गर्दिश के दिन भी देखे, फुटपाथ पर भी रहे, वहां सोए। तो इस तरीके से हुसैन का चित्रकर्म, रहन सहन तथा व्यक्तित्व सबसे अनूठा था। हुसैन अपने निराले व्यक्तित्व और बेबाक राय के कारण सदैव सुर्खियों में भी रहते थे। वे हमेशा नंगे पैर रहते थे, पैरों में कोई भी फुटवेयर नहीं पहनते थे और हाथ में एक बड़ा सा ब्रश हमेशा लिए रहते थे। तो इस तरीके से कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उनके विचारों से असहमति महसूस करते हैं, परंतु ये उनका अपना मौलिकता से भरा दार्शनिक व्यक्तित्व है जो उन्हें एम.एफ. हुसैन बनाता है। अब बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की। तो हुसैन का जन्म जो हुआ था वो 1915 में हुआ था और शोलापुर नामक स्थान पर हुआ था, महाराष्ट्र में। पंढरपुर नाम की एक जगह जिसमें एक सुलेमानी बोहरा परिवार से वे थे। और तो उसी समय उन्होंने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को बहुत निकट से देखा था और शुरुआती जीवन उनका बहुत ही अभावों में बीता था। उन्हें कई 15 रुपये मासिक की नौकरी करनी पड़ी थी और काम जो था वो था कि दीवारों पर सिनेमा के पोस्टर चिपकाना। तो कला के क्षेत्र में उनकी चर्चा और प्रसिद्धि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया, और लेकिन उन्होंने जो शुरुआती दिनों में गर्दिश के दिन भी देखे, वे सभी उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते चले गए। उन्होंने 6 आने की मजदूरी पर पोस्टर भी बनाए। इसके बाद वो इंदौर में जो रहे, तभी उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करी और इंदौर में ही रहते हुए उनकी जो बना एरिया बना कि कैसे वो मुंबई आए और वहाँ पर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। तो इसके पीछे की एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो एम.एफ. हुसैन के गुरु दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर हैं, परंतु बेंद्रे को भी उन्होंने गुरु से कम का दर्जा नहीं दिया। वे गुरु के समान ही उन्होंने बेंद्रे का सम्मान किया। बेंद्रे स्वयं एक प्रतिष्ठा प्राप्त भारतीय आधुनिक कलाकार हैं और उनकी अपनी एक पहचान है, उन पर भी हम आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। तो क्या हुआ कि बेंद्रे भी खुद अपने दृश्य चित्रण के लिए कई बार इंदौर की गलियों में भटका करते थे। इसी भटकन के दौरान उन्होंने हुसैन को काम करते देखा। हुसैन के काम में उन्हें बहुत आशाएं नजर आईं, तो बेंद्रे ने उनसे कला विद्यालय में भर्ती हो जाने के लिए कहा। बातचीत में पता चला कि हुसैन के पिता उन्हें फोटोग्राफर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने असमर्थता बताई कि मैं एडमिशन नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि 4 पैसे कमाकर घर की जिम्मेदारी भी उठानी थी। लेकिन धीरे धीरे बेंद्रे ने मिलते मिलते हुसैन को मना ही लिया और 1930 की घटना है ये। उस वक्त हुसैन मात्र 15 साल के रहे हैं और खुद बेंद्रे 20 वर्ष के नौजवान थे। इस तरीके से बेंद्रे ने एम.एफ. हुसैन का दाखिला जे स्कूल ऑफ आर्ट में करवाया। तो इस तरीके से पैसे कमाने के लिए शुरुआत में इन्होंने सिनेमा के पोस्टर बनाए, खिलौनों की फैक्ट्री में भी काम किया जहां उन्हें थोड़े ज़्यादा अच्छे पैसे मिल जाते थे। और यहीं से उनकी कलात्मक जीवन की शुरुआत हो जाती है और आर्थिक तंगी के चलते भी उन्होंने कभी भी अपना पेंट ब्रश छोड़ा नहीं, वे निरंतर काम करते रहे। 11 मार्च 1941 में हुसैन का विवाह फाजिला के साथ हुआ।
इनके 3 बेटे मुस्तफ़ा, शमशाद, ओवैस और 2 बेटी रईसा और अकीला थी। अब उनके वास्तविक कला यात्रा की बात करते हैं। 1947 में एक कलात्मक समूह का गठन हुआ जिसमें अन्य कलाकारों के साथ एम एफ हुसैन भी थे। तो इस समूह का नाम था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो पैग नाम से फेमस है, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो एम एफ हुसैन के साथ इसमें और भी कलाकार थे, आप देखेंगे रजा है, सूजा है, गायतोंडे, हुसैन, तैयब मेहता, आरा, ये सब कलाकार उनके सह कलाकार थे। और सभी के मन में एक ही भावना थी कि वे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की पुरानी मान्यताओं को तोड़कर कुछ नया करना चाहते थे। तो इस तरीके से यहाँ से इनकी वास्तविक कलात्मक यात्रा आरंभ होती है। इसी समय 1947 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी हुई थी। उसमें उन्होंने अपना एक चित्र दिया था, सुनहरा संसार, और इस चित्र को उन्हें पुरस्कार भी मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। और यहीं से लोगों ने इनको नोटिस करना शुरू किया और वे कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर दिया। अब हम बात करते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों की। वे वैसे तो पूरे देश विदेश की यात्राएं उन्होंने करी, लेकिन 1952 में उनकी पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी ज्यूरिख में लगी थी। इस तरीके से उनकी कला की ख्याति पूरे विश्व में फैलने लगी। और 1971 में साओलो पाउलो समारोह में उन्हें एक विशेष प्रदर्शनी के लिए निमंत्रण देकर बुलाया भी गया था, और जहां उनके साथी कलाकार पाब्लो पिकासो थे, जो कि पूरी विश्व भर के विख्यात कलाकार हैं, पिकासो के नाम से सभी परिचित हैं। उनके साथ उनकी प्रदर्शनी लगी। और इस प्रदर्शनी में एम एफ हुसैन ने महाभारत सीरीज के चित्र प्रदर्शित किए थे। लगभग 30 चित्रों को उन्होंने वहां प्रदर्शित किया था। इसी तरीके से दैनिक जीवन के चित्र हैं, ये डे टू डे लाइफ के चित्र को भी उन्होंने पूरी तरीके से मानवाकृतियों में ढाला है। अपने चित्रों में मानव आकृतियां ही क्यों वे बनाते रहते थे हमेशा, तो इसके बारे में वो खुद कहते हैं कि हाउ कैन आई गो एब्स्ट्रैक्ट व्हेन देयर आर 9 मिलियन पीपल वाउंड मी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू इग्नोर द मल्टीट्यूड्स अराउंड मी, हाउ कैन आई गो, हाउ कैन आई डू दैट एज एन आर्टिस्ट। तो इस तरीके से वे अपने आसपास के जीवन में जो पूरे इंसानों से भरा हुआ है उससे बहुत प्रभावित होते थे और उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने इसीलिए अपने विषयों के रूप में मानवाकृतियों को ही सबसे अधिक चुना। इसलिए उनकी दृष्टिकोण को हम मानवतावादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। और क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट उन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया है, अमूर्तता को उन्होंने बहुत ही गौण महत्व दिया है। और वे क्या कहते थे कि ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मनुष्य को ही अपनी कला में सबसे ज्यादा उन्होंने महत्व दिया। वे कहते थे, आई बिलीव मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी इज्म, मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। इस तरीके से उनका मानवतावादी दृष्टिकोण उनके चित्रों में झलकता है। तो इस तरीके से मानवों के ही महानायक नायक जितने भी हमारे भारत देश में हुए, उन सबको भी उन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया। भले ही वो जवाहरलाल नेहरू हैं, विवेकानंद हैं, सुभाष चंद्र बोस, या संगीतज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन फिल्म से संबंधित हस्तियां हैं, वो सभी उनके चित्रों में विषय के रूप में स्थान पाए हैं। अब उनके फिल्मों की सफ़र की बात करें। ये 1967 में उन्होंने अपनी सबसे पहली फिल्म बनाई थी, थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, और ये फिल्म बर्लिन फिल्म समारोह में दिखाई गई और इस फिल्म को गोल्डन बेयर पुरस्कार भी मिला। और ये पूरी फिल्म श्याम श्वेत तो बनी है, ब्लैक एंड वाइट है, और राजस्थान के बैकग्राउंड में इसका पूरा शूटिंग हुआ है, और बहुत ही उनका प्रत्येक दृश्य किसी एक पेंटिंग से कम नहीं लगता है। क्रिस्टीज एक कंपनी है जहां चित्रों की नीलामी की जाती है। तो क्रिस्टीज के एक नीलामी में उनकी एक पेंटिंग 20 लाख अमेरिकी डॉलर में बिकी। इसके साथ ही वे भारत के सबसे महंगे पेंटर बन गए थे। और यही वो जगह है, यही वो समय था जब एम एफ हुसैन के अगर चित्रों के दाम बढ़े, वे महंगे कलाकार हुए, तो उनके पीछे पीछे आने वाले कई युवा कलाकारों के पेंटिंग्स के दाम भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए। तो अकेले एम एफ हुसैन ने भारतीय कलाकारों को एक बहुत उच्च स्थान दिलवाया पूरे विश्व के कला जगत में। इसीलिए एम एफ हुसैन आधुनिक कलाकारों के सर्वोपरि माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं उनकी उन पेंटिंग्स की जो कि हमेशा विवादों में घिरी रही।
उन पर यह आरोप लगाया गया कि भारतीय देवी देवताओं पर को उन्होंने निर्वस्त्र चित्र किया है। और यही वो चित्र है सरस्वती का। चित्र क्या है? यह रेखा चित्र है जो कि विचार मीमांसा नाम की एक हिंदी पत्रिका निकलती थी, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। तो तभी से इन पर आरोप लगाया जाने लगा कि इन्होंने हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को बहुत नग्न चित्रित किया है। इसी तरीके से उनके और भी चित्र हैं। ये दुर्गा का चित्र है, रेखा चित्र है, मात्र रेखाओं के द्वारा उन्होंने एक आकृतियां उकेरी हैं। इसी तरीके से लक्ष्मी का रेखा चित्र है। तो इन सभी की वजह से वे हमेशा विवादों में रहे और लोगों ने इनके चित्रों को पर आपत्ति भी जताई। भारत माता का चित्र है और यही वो चित्र है जो सरस्वती के बाद सबसे ज्यादा विवादों में घिरा। इनकी इस विवादित पेंटिंग को लेकर भारत के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन भी हुए। शिवसेना व आर्य समाज ने इसका कड़ा विरोध किया। तो आर्य समाज के कार्यकर्ता और हैदराबाद के हिंदी दैनिक स्वतंत्र वार्ता के पत्रकार तेजपाल सिंह धामा, इन्होंने इसी भारत माता की पेंटिंग पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुसैन से झगड़ा भी किया था। बाद में इसी की वजह से 2006 में हुसैन को भारत छोड़ देना पड़ा। तो यही जो विवाद थे हुसैन के कि देवी देवताओं को उन्होंने बहुत ही अश्लील तरीके से चित्र किया है। तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह इस तरीके के उन पर दबाव बनाए गए और उनकी पेंटिंग्स को आग भी लगाई गई। उनके 1998 पर उनके घर पर हमला भी किया गया। 9 जून 2011 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा। उनका निधन लंदन के रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल में हुआ और वहां पर वे 2006 से लंदन में ही रहे, क्योंकि 2006 में उन्होंने भारत छोड़ दिया था। उसके बाद वे वापस भारत लौट ही नहीं पाए और जीवन के अंतिम दिनों में तो उन्हें काफ़ी बीमारियां हो गई थी। इस तरीके से वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। 2010 में जॉर्डियन रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने हुसैन को 500 सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुस्लिमों की सूची में रखा। अभी उनके ये भी एक सेरेग्राफी है, डांसिंग वुमन, जो कि उन्हीं की शैली में बनाया गया है। अब हम एम एफ हुसैन के उन चित्रों की बात करें जो उन्होंने फिल्में बनाई थी गजगामिनी की। तो गजगामिनी के फिल्म के आधार पर ही उन्होंने पूरी चित्र श्रृंखला तैयार करी है, जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित को अपना सबसे प्रमुख विषय बनाया है। यह भी गजगामिनी का एक अन्य चित्र है। अब उनकी फिल्मों की बात करें तो हुसैन ने अपने कार्यकाल में कुछ फिल्में भी निर्देशित करी हैं। 1967 में जो उनकी थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर मूवी बनाई थी, उस पर तो उन्हें गोल्डन बेयर पुरस्कार मिला ही था। 2000 में उन्होंने माधुरी दीक्षित को लेकर गजगामिनी फिल्म बनाई और 2004 में मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज नामक फिल्म बनाई थी और इस फिल्म को 2004 के कैन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया। जब यह फिल्म सिनेमा में आई तो दूसरे ही दिन सिनेमा से हटानी पड़ी, क्योंकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया। एक मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल ने इस फिल्म को एक कव्वाली नूर उल अला नूर पर नाराजगी जताई, क्योंकि ऐसा कहा गया कि इसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं वो डायरेक्ट कुरान से लिए गए हैं। तब हुसैन के बेटे ने ये कहा कि ये वाक्यांश जो कि फिल्म के चरित्र तब्बू के गाने के द्वारा दिखाए गए हैं, जो कि दिव्य सौंदर्य को दर्शाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस गाने के द्वारा अपमान किए जाने का कोई इरादा नहीं था। तो हुसैन ने इस गजगामिनी में माधुरी दीक्षित के प्रति उनके द्वारा व्यक्त उद्गारों व उनसे संबंधित चित्रों के कारण भी हमेशा से चर्चा में रहे हैं। अब उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1967 में थ्रू द आई ऑफ अ पेंटर जिसपे गोल्डन बेयर पुरस्कार मिला। 1973 और 1991 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 1908 में केरल सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया। जब इस पुरस्कार को देने की घोषणा की गई तब कुछ सांस्कृतिक संगठनों ने पुरस्कार देने के खिलाफ प्रचार भी किया। ये एम एफ हुसैन का सबसे अति महत्वपूर्ण सिग्नेचर है, जो उन्होंने पूरे जीवन भर में कमाया है और अपनी पहचान बनाई है। उनके इन सिग्नेचर से
ओतप्रोत कोई भी चित्र आज कोई भी धनी परिवार अगर अपने घर के ड्राइंग रूम में लगाता है तो अपनी कॉलर ऊंची करता है और बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करता है कि हुसैन का चित्र उनके निजी संग्रह में है। हुसैन ने बहुत सारी यात्राएं भी करी और कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, 5 सितारा होटल आदि की सजावट के लिए हुसैन ने कई कई तरह के कलात्मक कार्य भी किए। उनके बनाए पोर्ट्रेट्स ज्यूरिक, प्राग, हांगकांग जैसे महानगरों की एयरलाइंस के कार्यालयों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। मकबूल फिदा हुसैन का व्यक्तित्व बहुत खुश मिजाज था। वे भारत देश में बाहर रहते हुए भी भारत से हमेशा जुड़े रहे, हमेशा प्रसन्न रहे। उन्हें भारत की संस्कृति से हमेशा प्रेम था। वे अपने पूरे जीवन काल में ऊर्जा से भरे रहे। अब अगर आज यह सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या कलाकार को धर्म से बंधकर चलना चाहिए, कि क्या कलाकार पर इस तरीके का बंधन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी अनेक स्थानों पर व अनेक चित्रकारों द्वारा देवी देवताओं को विवस्त्र या अर्धवस्त्र दिखाया गया है। खजुराहो इस बात का जीता जागता प्रतीक है। तो उनकी कला को पहुंचाई हानि राष्ट्रीय धरोहर की हानि है। कुछ भी हो, हुसैन एक समर्थ, अनुभवी व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। किसी भी प्रकार का विरोध उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति पर अंकुश नहीं लगा सका। भारतीय कला जगत को उनकी योगदान अविस्मरणीय रहेगा। हुसैन ने कहा था कि भारतीय कलाकारों पर यह आरोप लगाना सही नहीं है कि वे पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। हमारे कलाकारों की कला में विशुद्ध भारतीयता के दर्शन किए जा सकते हैं। हमारे कुछ रंग तो ऐसे हैं जिनका विदेशी कलाकारों ने अब तक प्रयोग ही नहीं किया है। कई बार उनके चित्रों पर रिपीटेशन होने का भी आरोप लगाया जाता है कि पुनरावृत्ति के दर्शन होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही कंट्रोल के साथ अपने रंगों को पूर्ण विस्तृत क्षेत्र पर बहुत ही एनर्जी और पावर के साथ अपनी रेखाओं के साथ उनकी शोभा बढ़ाई है। वाचस्पति गेरोला ने एक बार इनकी कला पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हुसैन की रेखाओं में लोक परंपरा का मोहक स्वाद है। उनके कुछ चित्रों में प्राकृतिक सुषमा व ग्राम्य जीवन की अच्छी झलकियां दर्शित होती हैं। इसी तरीके से एम एफ हुसैन की चित्रों के बारे में अंत में मैं अल्फा टार्डो का ये एक टिप्पणी कहना चाहूँगी जो उन्होंने एम एफ हुसैन के चित्रों के बारे में कहा। और इसी के साथ ये स्लाइड्स का मैं अंत करूँगी कि हुसैन्स आर्ट इज द आर्ट of power like Everest. It is there. It exists for its own sake, rather one like it or not. Thank you so much.